मैदानों का या तटों का निर्माण होता है। जब कभी भी अंतर्जात शक्तियों के कारण महाद्वीप पर अगर भ्रंशन की क्रिया होती है या फॉल्टिंग की क्रिया होती है तो महाद्वीपों पर एक लंबी दरार जो है पड़ जाती है। तो इसका जो है महाद्वीपों का वह भाग जो कि समुद्र के किनारे होता है वो डूबने लगता है। तो इस प्रकार से भी इस प्रक्रिया से महाद्वीपीय मग्न तटों का निर्माण होता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड जो तट है वो इसी प्रकार के फॉल्टिंग शेल्फ्स का उदाहरण जो है प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है ये समुद्र का। और उसके बाद जैसे हम समुद्र में अंदर की ओर जाते हैं तो अगला जो महत्वपूर्ण फीचर है वो है महाद्वीपीय ढाल, या इसे महाद्वीपीय मग्न ढाल भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप भी कहा जाता है। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जो हैं वास्तव में तीव्र ढाल वाले फीचर होते हैं और इसमें किसी प्रकार का डिपोजिशन या अपर्दन की क्रिया जो है नहीं हो पाती है, क्योंकि ये भाग जो है बहुत ही तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो नदियों के द्वारा लाया जाने वाला जो मलबा है या निक्षेप है वो पूरी तरीके से नीचे की ओर विस्थापित कर दिए जाते हैं। इस वजह से महाद्वीपीय ढाल पर किसी प्रकार का निक्षेप जो है नहीं पाया जाता और न ही इसमें किसी प्रकार का अपर्दन होता है। और महासागरों में जो 8.5% जो एरिया है कुल महासागरीय क्षेत्रफल का वो महाद्वीपीय मग्न ढाल से ही निर्मित होता है। तो हालांकि मानवीय उपयोग के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व नहीं है ढाल का, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का डिपोजिशन जो है नहीं पाया जाता है। और अटलांटिक महासागर में इन महाद्वीपीय मग्न ढालों का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। उसके बाद अगला जो फीचर पाया जाता है समुद्रों में वो है गहन सागरीय मैदान या गंभीर सागरीय मैदान। अंग्रेजी में इसे डीप सी प्लेन के नाम से जाना जाता है। और ये डीप सी प्लेन जो है ये बहुत अधिक गहरे भाग होते हैं समुद्र के। इनकी गहराई जो है वो 3600 मीटर से लेकर 6000 मीटर की गहराई तक इन समुद्र तटों का विस्तार होता है। और ये समुद्र तट जो है समुद्रों में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले हुए भाग होते हैं। समुद्रों का लगभग 75% एरिया जो है इसी महासागरीय गहन मैदान से निर्मित होता है। और क्योंकि ये बहुत ही गहराई पर पाया जाने वाला बनावट है इस वजह से यहाँ पर बहुत अधिक अंधेरा होता है और इसमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप जो है नहीं पाया जाता है। और इसमें धरातल से आने वाली जो नदियाँ हैं उनका निक्षेप भी यहाँ पर नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत अधिक गहरे भाग होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है समुद्रों के अंदर, तो उसके अंतर्गत निकलने वाले जो मलबा है उसका निक्षेप यहाँ पर होता है। और इसी तरह जो समुद्रों में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनका निक्षेप जो है यहाँ पर पाया जाता है और वनस्पतियों का निक्षेप भी यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गहन सागरीय मैदान जो है वो पूर्ण रूप से सागरीय भाग है और महासागरों के एक बहुत बड़े क्षेत्रफल का निर्माण जो है इसी महासागरीय गहन मैदान के द्वारा होता है। और इस मैदान का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक प्रशांत महासागर में है, क्योंकि वो एक बड़ा महासागर है और इस वजह से गहन सागरीय मैदान का क्षेत्रफल जो है वो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक है। उसके बाद अगला जो मेन फीचर पाया जाता है समुद्रों में वो है कटक या रिज। कटक या रिज जो है वास्तव में समुद्र में डूबे हुए बहुत ही लंबे आकार के पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। जिस तरीके से हम लोग जो हैं धरातल पर लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं, उसी प्रकार ये कटक जो है समुद्र के अंदर डूबे हुए लंबी पर्वत श्रृंखला है। और कभी कभी हम देखते हैं कि इसका विस्तार जो है वो इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण या अंतर्जात शक्तियों के कारण कभी कभी जो है इनका विस्तार जो है जल के ऊपर भी हो जाता है।
जिसे हम द्वीप या आइलैंड के नाम से जानते हैं। महासागरीय कटक का उदाहरण जो है अटलांटिक महासागर में हमको बहुत ही स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले कटक को हम लोग जो है मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। और इस कटक की आकृति जो है वो एस की आकृति में है, क्योंकि अटलांटिक महासागर का जो प्रमुख आकृति है वो भी एस की आकृति में है। तो उसी आकृति को अनुसरण करते हुए महाद्वीपीय मग्न जो कटक है वह भी उसी आकृति में फैली हुई है। और विषुवत रेखा के द्वारा इसे उत्तर और दक्षिण दो भागों में इसे विभक्त किया गया है। इसके उत्तर की ओर पाए जाने वाला जो कटक है उसे डॉल्फिन कटक या डॉल्फिन राइज के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण में पाया जाने वाला जो शेष भाग है उसे चैलेंजर कटक के नाम से या चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण इसमें कभी कभी जो है इसका विस्तार जल के ऊपर भी हो जाता है, जिसे आइलैंड या द्वीप कहा जाता है। तो इस प्रकार के द्वीप का उदाहरण जो है हम आइसलैंड को ले सकते हैं। अटलांटिक महासागर में ही यह जो है आइसलैंड द्वीप जो है वो इसी मध्य अटलांटिक जो रिज है उसी का एक उभरा हुआ भाग है, जो कि जल के ऊपर हमको दिखाई देता है, जो कि एक द्वीप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार समुद्रों में उभरे हुए भाग के अलावा कुछ गहरे भाग भी होते हैं, जिसको हम उनकी गहराई के अनुसार या उनकी बनावट के अनुसार अलग अलग नामों से जानते हैं। गहरे भागों में मुख्य रूप से जो बनावट पाई जाती है उसमें से प्रमुख है द्रोणिका एवं गर्त। द्रोणिका जिसे हम अंग्रेजी में ट्रफ के नाम से जानते हैं, और ये जो द्रोणिका होती है वो समुद्र में पाए जाने वाले गहरे गड्ढे होते हैं एक प्रकार से। और ये जो गड्ढे होते हैं या जो द्रोणिका होती है उसकी चौड़ाई जो है अधिक होती है, और इनमें किनारे के जो ढाल हैं वो बहुत अधिक तीव्र नहीं होते हैं, ढलवा ढाल वाले होते हैं ये। तो द्रोणिका के अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण गहरा भाग है समुद्रों में उसे हम गर्त या ट्रेंच के नाम से जानते हैं। और ये जो गर्त या ट्रेंच है वो बहुत ही गहरे भूभाग होते हैं समुद्रों का, जिसका निर्माण जो है विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा या दरार के द्वारा, फॉल्टिंग के द्वारा इसका निर्माण होता है। और इन गर्तों का गहराई बहुत अधिक होता है, और इसके किनारे के जो दीवार हैं वो बिल्कुल खड़े होते हैं, बहुत ही तीव्र ढाल वाले होते हैं, और इनकी गहराई इतनी अधिक होती है कि इनको मेजर कर पाना भी मुश्किल होता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि संसार का जो सबसे गहरा महासागर गहरा जो गर्त है महासागर में वो है चैलेंजर या मेरियाना गर्त, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। और अभी तक कुल 57 गर्तों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से सबसे अधिक गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। कुल 32 गर्त जो हैं वो प्रशांत महासागर में हैं, क्योंकि वो एक बड़ा महासागर है और उसमें अंतर्जात शक्तियाँ जो है बहुत सक्रिय रूप में कार्य करती हैं, इसलिए गर्तों की संख्या प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा है। और अटलांटिक महासागर में कुल 19 गर्त हैं, और हिंद महासागर में कुल 6 गर्त हैं। तो इस प्रकार से कुल 57 गर्तों की खोज जो है अभी तक की जा चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि संसार का जो सबसे गहरा गर्त है या डीप है वो है चैलेंजर या मेरियाना गर्त, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। और इसके अलावा प्रशांत महासागर में ही एक अन्य गर्त है टोंगा गर्त, जिसकी गहराई जो है वो 10,882 मीटर है। और स्वायर गर्त जो कि उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसकी गहराई है 10,475 मीटर। इस प्रकार अटलांटिक महासागर में भी विभिन्न गर्त जो है पाए जाते हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में
जो प्रमुख गर्त है वो है रोम्शे गर्त। इसके अलावा और भी बहुत सारे गर्त जो हैं अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख गर्त है वो है रोम्शे गर्त, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसकी गहराई जो है वो 7,631 मीटर है। इसी तरह हिंद महासागर का जो प्रमुख गर्त है वो है सुंडा गर्त और इसकी गहराई जो है 7,450 मीटर है। और इसी प्रकार समुद्रों में पाया जाने वाला एक अगला जो फीचर है जिसे हम गायोट के नाम से जानते हैं। गायोट को हम निमग्न द्वीप या निमग्न पर्वत भी कह सकते हैं। पर्वतों से इसकी आकृति जो है वो इस रूप में भिन्न है कि पर्वत की आकृति जो है हम देखते हैं कि पर्वत के जो शिखर होते हैं वो नुकीले सिरे वाले होते हैं, जबकि गायार्ड जो है वो सपाट शिखर वाले भूभाग होते हैं जिसमें सागरीय तरंगों के अपर्दन के द्वारा उसके शीर्ष भाग का अपर्दन हो जाता है, जिसकी वजह से शीर्ष भाग जो है वो सपाट और चौरस हो जाते हैं। तो ऐसे विशेष जो बनावट है समुद्रों में उसे हम गायोट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के फीचर्स समुद्रों में पाए जाते हैं और जिसका हम अध्ययन करते हैं ओशिनोग्राफी के अंतर्गत। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ओशिनोग्राफी का ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो है इससे आप लोगों को ज़रूर ही फ़ायदा हुआ होगा। तो मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।